जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, भगवान कृष्ण ने गीता में हमें जो सबसे बढ़िया टीचिंग दी, जो आज तक हमारी सोसाइटी को चलाए जा रही है, समझाए जा रही है, वो टीचिंग ये थी कि हम जो भी करते हैं अपने मन से करते हैं। मन ही हमारी क्रिएटर एनर्जी, मन से ही हम दुनिया बनाते हैं, मन से ही कर्मों का अच्छा बुरा फल हमें मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र में भी कहीं ना कहीं यही थॉट प्रोसेस आपको मिलता है कि ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने हमें यही समझाया कि चंद्रमा यानी मन हमारी ड्राइवर एनर्जी है। चंद्रमा से ही सब कुछ संचालित जब चंद्रमा से सब कुछ संचालित होता है तो अच्छा भी चंद्रमा के थ्रू ही घटित होता है, और अगर नेगेटिव घटित होता है तो वो भी चंद्रमा की स्थिति की वजह से ही होता है। अब दर्शकों, ये जो अच्छे बुरे की बात है, अच्छा बुरा सिर्फ लॉजिक होता है। आज के वीडियो में हम चंद्रमा के उसी लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करेंगे जिसमें चंद्रमा अच्छे और बुरे फल देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ड्राइवर एनर्जी है। चंद्रमा ही हमारे पांचों महाभूतों को यूज करने वाला, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके रिजल्ट्स में देने में सक्षम ड्राइवर एनर्जी यानी कि सारथी है। सो मन हमारा सारथी है, मन ही हमें चलाने वाला है। और महाभारत में आप देखिए कौन था सारथी? सारथी थे भगवान कृष्ण, और उसी सारथी के थ्रू हमें इतनी बढ़िया टीचिंग मिली। सो भगवान कृष्ण की बात कह लीजिए, चंद्रमा की बात कह लीजिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात कह लीजिए, दर्शकों बातें एक ही है। चाहे हम उसे रिलीजन के माध्यम से समझ लें, चाहे हम उसको दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के माध्यम से समझ लें, और चाहे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझ लें, बातें वो हैं। अब चंद्रमा की स्थितियों को मैं आपको दूसरे सिंपल तरीके से बताता हूं, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज कहते हैं। आप देखिए, आप कोई कर्म करते हो, कर्म करने वाले आप, और कर्म भी वो ही है। एक दिन आप कर्म करते हो पूरे मन से, दूसरे दिन आप कर्म करते हो आधे अधूरे मन से, तीसरे दिन आपका मन थक जाता है तो आप बिना मन के काम करते हो। अब आप देखिए, तीनों दिन के आपके रिजल्ट्स, कर्मों का फल आपका डिफरेंट हो जाए। और ये ही सबसे खास बात है दर्शकों, कि जब मन से हमारे कर्मों का फल डिफरेंट होता है तो हमारे चार्ट में इसको समझना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब दर्शकों, चंद्रमा हमारे चार्ट में यानी कुंडली में कहां कहां हमें मिलता है, उस चीज को एकेडेमिकली आप समझ लीजिए। चंद्रमा का अपना घर कौन सा है? चंद्रमा का अपना घर है दर्शकों फोर्थ हाउस। चतुर्थ भाव चंद्रमा का अपना घर। अब चंद्रमा दो और जगह आपको मिलेगा। चंद्रमा एग्जॉल्ट करता है सेकंड हाउस में, और चंद्रमा डेबिलिटेट कहां करता है? अष्टम में। ये चंद्रमा की उच्चतम और हम निम्नतम स्थिति कह सकते हैं, यानी चंद्रमा जहां हाईएस्ट पोटेंशियल पर है और एक जगह लोएस्ट पोटेंशियल पर है। अब चंद्रमा के दर्शकों तीन नक्षत्र हैं। अब तीन नक्षत्र कहां कहां मिलेंगे वो भी आप जान लीजिए। चंद्रमा के दर्शकों तीन नक्षत्र हैं। सबसे पहला नक्षत्र है रोहिणी, जो यहां पर मैंने इंडिकेट किया है, ये है सेकंड हाउस में। थर्ड सेकंड नक्षत्र है चंद्रमा का, वो है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र आपको कहां मिलेगा? सिक्स्थ हाउस में मिलेगा। वर्गो यानी कन्या राशि में मिलेगा। और तीसरा नक्षत्र चंद्रमा का है वो है दर्शकों श्रवण, वो शनि के भाव यानी कि 10th हाउस में पड़ा है। इसको हम राशियों के हिसाब से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब दर्शकों हम बात करते हैं भाव की तो हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं। तो काल पुरुष कुंडली में भाव वही होता है जहां पर राशि होती है। सो सेकंड
मतलब यानी कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर आप राशि की बात नहीं करते, आप भाव की बात करते हैं। तो दर्शकों, आपको मैं क्लियर करने के लिए ये बता देता हूँ कि जब भी हम आपको पढ़ाने को सिखाने की बात करते हैं, तो हम कालपुरुष कुंडली को ही हमेशा यूज करते हैं। सो उसको आप टॉरस राशि समझ सकते हो, यानी कि वृषभ राशि समझ सकते हो, दूसरा कन्या राशि समझ सकते हो, और तीसरा मकर राशि समझ सकते हो। ठीक है। सो ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं जो आपको डिफरेंट भावों में मिलेंगे। अब चंद्रमा का वैसे स्वभाव है कि चंद्रमा डेली कम से लेकर बढ़ता है। चंद्रमा जैसे अमावस आई, अमावस में चंद्रमा बिल्कुल हम कह सकते हैं अंधकार की स्थिति। और जैसे जैसे तिथि बढ़ती है, पहला पक्ष होता है, पहले 15 दिन आप कह सकते हो चंद्रमा अपने को बढ़ाता जाता है। एक्चुअल में चंद्रमा अपने आप को नहीं बढ़ाता। अब जब चंद्रमा गति करता है तो हमें दिखाई वो वैसे देता है। अब ये जो तिथियों के साथ चंद्रमा का बढ़ना है, इसे हम कहते हैं कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव। अमावस से चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, यहां पर चंद्रमा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। मगर जब शुक्ल पक्ष आ गया, यानी पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा में चंद्रमा अपना फुल वैल्यू, फुल एक्सप्रेशन पर है, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यानी कि आप कह सकते हो कि पूरा चंद्र, कंप्लीट चंद्र, यहां पर 100% स्ट्रेंथ हम मान सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से चंद्रमा फिर घटना शुरू होता है, और घटते घटते वो दोबारा अमावस की तरफ आ जाता है, यानी कि कृष्ण पक्ष की तरफ आ जाता है। अब दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में भी ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, देखिए भगवान कृष्ण का नाम यहां भी है, और भगवान कृष्ण द्वारा दी गई गीता और ज्योतिष शास्त्र, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाते हैं। सो ये बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, जो दोनों जगह आपको सेम मिलेगी। अब चंद्रमा कभी घट रहा है, कभी चंद्रमा बढ़ रहा है, इसके साथ साथ चंद्रमा की स्ट्रेंथ हम देखते हैं। और दोनों तरफ, चाहे वो बढ़ने में हो और चाहे वो घटने में, षष्ठी यानी कि जो छठी तिथि, उसको हम मानते हैं कि यहां पर वैल्यूज चेंज होती। वैल्यूज चेंज होने का मतलब क्या है कि जो पीछे से जो ट्रांजिशन चली आ रही, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष की, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का दर्शकों बहुत ही प्रेज वर्दी यानी कि सराहनीय बात, कि ज्योतिष शास्त्र अकेला शास्त्र है जिसमें हमने जेनेटिक्स यानी डीएनए को लिया हुआ है। अब आप देखिए, चाहे चंद्रमा आपको लग रहा है डेली बढ़ रहा है, मगर उसके अब अंदर अभी अंधकार है, और जब तक 5 दिन निकलेंगे नहीं, वो अंधकार का डीएनए कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता रहेगा। इसी तरीके से जब वो घटेगा, तो 5 दिन हम उसको पॉजिटिव में ही रखेंगे, षष्ठी से ही हम उसकी गिरावट को महसूस करना शुरू करेंगे। यानी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में साइंस के उस जेनेटिक साइंस की या डीएनए को इंक्लूड कर दिया गया है। अब दर्शकों, यहां तक आपको चंद्रमा का एक बेसिक सा मतलब यानी कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि चंद्रमा किस तरह काम कर रहा है। अब थोड़ा सा अब दूसरी चीजों को देखते हैं कि चंद्रमा, वैसे तो आप सॉफ्टवेयर यूज करके चंद्रमा की अपनी डिग्री देख सकते हो। अब डिग्री से भी चंद्रमा के कमजोर और स्ट्रांग होने के बारे में पता लगता है। दर्शकों, किसी भी प्लेनेट को हम स्ट्रांग और वीक कैसे देखते हैं, इसको हम डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं। कोई भी भाव या कोई भी राशि 30 डिग्री की हो। अब 30 डिग्री में 0 से लेकर 6 डिग्री हम मानते हैं कि ये बच्चे के पैदा होने से लेकर वो बाल अवस्था तक की बात है। 6 से 12 ये उसके एडल्ट होने की, यानी कि बाल अवस्था से एडल्ट होने का डिग्रीज हम उसको लेते हैं। और 12 से 18 यानी कि 12 से 18 डिग्री हम स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, यानी कि यौवन का पीरियड, आपका यूथफुल,
पीरियड, और यूथ सबसे ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होती है। यूथ में, जवानी में आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और यहां पर भी इस 12 से 18 का जो मीन पॉइंट है, यानी कि 15 डिग्री, वो हाईएस्ट वैल्यू है। अब 18 से 24 फिर आयु ढलान पे आ गई, यानी कि वो अधेड़ अवस्था जिसमें हम लोग हैं। वो जो अधेड़ अवस्था है वो दर्शकों है 18 से 24 साल, और 24 से 30 का ये बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक को इंडिकेट करता है। यानी कि प्लेनेट अब यहां पर बहुत कमजोर होता है। 0 से 6 में भी आप कह सकते हो प्लेनेट कमजोर है, और 24 से 30 में भी प्लेनेट कमजोर है। 6 से 12 में और 18 से 24 में, यहां पर दोनों तरफ आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मगर डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ मिलेगी। शास्त्र कहते हैं कि एक में 50%, दूसरे में 75% वैल्यू आपको मिल जाती है। और 12 से 18 आप कह सकते हो ये फुल वैल्यू, यानी कि 100%। अब ये दूसरा नजरिया था चंद्रमा की स्ट्रेंथ को समझने का। अब आपके चार्ट में चंद्रमा कितने डिग्री का है, उसके अकॉर्डिंगली आप चंद्रमा को देख सकते हो कि आपका चंद्रमा कितना स्ट्रांग है। और फिर इससे थोड़ा सा आगे जाकर अगर आप समझना चाहते हो तो चंद्रमा के आप सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट्स देखिए, और उसके साथ साथ भिन्नाष्टक वर्ग को भी आप यूज कीजिए। तो भिन्नाष्टक वर्ग में आपको पता लगेगा कि किस भाव में चंद्रमा कितने पॉइंट्स दे रहा है। आप वो भी देख लो, वो आपको भावों के हिसाब से समझ आ जाएगा कि आपके चार्ट में चंद्रमा कितने पॉइंट्स किस भाव को दे रहा है, या चंद्रमा से किस भाव को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप ऐसे समझ लो। और सर्वाष्टक वर्ग में आप इसका कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट लेखा जोखा कि चंद्रमा कितना बलवान है या कितना बलवान नहीं, वो आपको एक ओवरव्यू आपको वहां से मिल जाए। अब दर्शकों, ये तो थी सिर्फ एकेडमिकली समझने की कि चंद्रमा को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। अब चंद्रमा आपकी ड्राइवर एनर्जी, इसको चार्ट में अब हम कैसे देखें कि चंद्रमा हमारा कमजोर है या। अब दर्शकों, ये जो ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर मैंने चार्ट में दिए, ये यही बताने को, जहां पे दर्शकों ग्रीन है आप कह सकते हो यहां पर चंद्रमा ठीक है, अच्छा है। ग्रीन का मतलब ये दर्शकों वही है, ट्रैफिक की वाले मतलब साइंस ही मैंने यूज की। आप सड़क पे जा रहे हो, ग्रीन है, आप आराम से जा सकते हो, रास्ता आसान है आपके लिए, खुला है। ऑरेंज में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम, डिफिकल्टी दिखती है, वो ट्रांजिशन का पार्ट है। और रेड का मतलब है स्टॉप लग गया। अब ये जो स्टॉप लगने का है, अब आप देखिए दो भाव हैं जहां पर रेड है, और तीन भाव हैं जहां पर ऑरेंज है। दो में पूरा ऑरेंज है और एक में मिक्स ऑरेंज है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या स्थिति। दर्शकों, चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्रमा स्ट्रांग। अब सेकंड हाउस में चंद्रमा स्ट्रांग ही है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सॉल्टेशन है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा अपने नक्षत्र में अगर कहीं पे रोहिणी में हो तो अपने घर में तो प्लेनेट स्ट्रांग ही होता है। दूसरा, चंद्रमा का ये अपना भाव, चंद्रमा का अपना घर, जैसे रोहिणी भी चंद्रमा का अपना घर है नक्षत्र की वजह से, तो फोर्थ हाउस भी चंद्रमा का अपना भाव है, अपना घर है। और अपने घर में हर प्लेनेट स्ट्रॉन्ग फल देता है, क्योंकि वहां पर उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाती है। तो फोर्थ हाउस में भी चंद्रमा हम कह सकते हैं ग्रीन है, यहां पर ट्रैफिक चलेगा। तीसरा, ट्रैफिक चलने का क्या है, ये तीसरा नक्षत्र श्रवण। श्रवण किसका है? भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का भी आप कह सकते हो। तो भगवान विष्णु का नक्षत्र है। यहां पर चंद्रमा शनि के प्रभाव में है, यानी कि कर्म के प्रभाव में है, साधना के प्रभाव में। यहां पर तो शनि अच्छा है, सॉरी चंद्रमा अच्छा है, अच्छा फल दे जाता है। क्योंकि यहां पर चंद्रमा उन दैवीय चीजों को सुनता है, उस परमात्मा की वाणी को सुनता है, और जब भी परमात्मा की वाणी सुनने को मिलेगी तो उसका तो अच्छा फल होगा। क्योंकि चंद्रमा दर्शकों अकेला प्लेनेट है जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस लेता है।
अब आप देखिए बाहर से आप कैसे देखते हो। रात में चंद्रमा जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, आप देखिए चंद्रमा का इफेक्ट हमारी धरती पर आता है। टाइडल वेव्स आती है, समुद्र चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो चीज है, चंद्रमा हमारे मन के बारे में भी सेम यही फल देता है। जितना चंद्रमा हमारे करीब, जितना चंद्रमा हमारा स्ट्रांग, उतना हम बाहरी इन्फ्लुएंसेस कम लेंगे। जितना चंद्रमा कमजोर, उतना हम बाहरी इन्फ्लुएंसेस ज्यादा लेंगे। अब चंद्रमा के ये जो 3 भाव थे दर्शकों, ये 3 भाव में चंद्रमा कहीं न कहीं स्ट्रांग है, बाहर से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ले रहा है। जब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चंद्रमा को मिल रहे हैं और चंद्रमा अपने स्ट्रांग जोन में है, तो चंद्रमा के ऊपर इफेक्ट कम होता है, चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। अब सेकंड आप देखिए रेड जोन। रेड जोन ये खतरनाक जोन है। अब चंद्रमा बाहरी इन्फ्लुएंस लेने वाला प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक तरीके से दर्शकों ये मिरर इमेज ही दिखाता है, ये देखने वाली चीज है। हम पानी में अपना अक्स देखते हैं। पानी क्या है? पानी को भी हम चंद्रमा से ही लेते हैं। यानी हमारा मन कहीं ना कहीं जो हम हैं एक्चुअल में, वो ही चीज दर्शाता है। पानी में हम अपना अक्स देखते हैं, यही हमारे मन के अंदर हमारा टोटल अक्स बन, हमारी टोटल शैडो उस मन के अंदर पड़ी है। और उस शैडो के अंदर ही आपके वो पूरा सॉफ्टवेयर पड़ा है जिससे आपका जीवन चलना है। आपके सब कुछ अच्छा बुरा जो है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जितनी एप्लीकेशंस आपके साथ हैं, वो आपके मन के अंदर पड़ी है। अब दो तीन हाउसेस आपके ग्रीन में आ गए, दो हाउसेस आपके रेड हो गए। अब ये रेड कैसे रेड हुए? अब आप देखिए चंद्रमा के, या हम 3 वाटरी साइंस लेते हैं। 3 वाटरी साइंस कौन-कौन से हैं दर्शकों? 4, 8 एंड 12। अब 4th में चंद्रमा रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसका अपना घर है दर्शकों। अपना घर होने की वजह से इन्फ्लुएंस तो लेगा, मगर अपने घर में क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसलिए हम उसको रेड नहीं कर सकते। स्ट्रांग है चंद्रमा। सो इन्फ्लुएंस नेगेटिव कम आएंगे, आएंगे मगर कम आएंगे। वाटरी साइन है। अब 8th में दर्शकों प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि चंद्रमा यहां पर डेबिलिटेट भी कर गया, साथ में वाटरी साइन भी हो गया। अब आप नोट करिए यहां पर। और 8th में हम क्या देखते हैं? हम बड़ी क्रॉनिक डिजीजेस को भी देखते हैं। अब इसके साथ ही एक और चीज भी हम देखते हैं। 8th हाउस में हम एंसेस्ट्री के इश्यूज भी देखते हैं कि सपोज करो कोई इंसान अपने पेरेंट्स से कुछ नेगेटिव एंसेस्ट्री, कलह कलेश, घर का वातावरण, उसके बाद कोर्ट केसेस, उसके बाद दुश्मनियां, क्योंकि बहुत से हमारी रेसेस ऐसे हैं जिसमें ये एनिमिटी जनरेशंस में जाती है। वो एंसेस्ट्री है दर्शक। एंसेस्ट्री पॉजिटिव भी होती है, एंसेस्ट्री नेगेटिव भी। और ये भी 8th हाउस में ही। और 8th हाउस हमारे 7th हाउस का गेन हाउस भी है। सो पार्टनरशिप से उपजी हुई कोई भी चीज जिसमें किसी तरह की भी एनिमिटी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, हेट भी हो सकता है, कलह भी हो सकती है, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो 8th हाउस 7th का गेन है, सो वहां पर भी गेन आएगा। सो चंद्रमा यहां पर आप देखिए, चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा डेबिलिटेटेड, ऊपर से वाटरी साइन, इमोशंस हाई, और नेगेटिव रिसेप्शन बढ़ गई। चंद्रमा उन चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, क्योंकि पानी का स्वभाव है। जो कुछ भी पानी में आप मिला दोगे चंद्रमा मतलब पानी वैसा हो जाएगा। हमारा मन भी तो वैसा ही है। जैसा इन्फ्लुएंस मन को दे दो, मन को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे दो, मन पॉजिटिव हो जाता है, मन को नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे दो, मन नेगेटिव हो जाता है। तो 8th हाउस में दर्शकों ये नेगेटिव होने की संभावना बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो यहां पर रेड कलर। अब 12th में रेड कलर क्यों आया? अब आप नोट करिए यहां पर 12th में, 12th
अगर हम बीमारियों की बात करें तो यहाँ पर तो आईसीयू आ गया। आईसीयू में हर आदमी अकेला होता है और अकेला चंद्रमा, अकेला मन, कहीं न कहीं ये केंद्रुम योग की ही बात हो। कुछ नहीं है आपके पास, बाहरी दुनिया आपकी बंद। और दर्शकों यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि जब हम मन से बाहरी दुनिया की गति करते हैं और जितना कुछ देख लेते हैं, वो ही हमारी दुनिया होती है। यानी कि मन से ही हम अपनी दुनिया निर्मित करते हैं। और जब हम बाहरी दुनिया के शटर्स बंद कर देते हैं, तो हमारी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है, इनर जर्नी शुरू हो जाती है, जिसको कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी भी कह देते हैं, मगर ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी इस तरह नहीं होती। क्योंकि मजबूरी में इनर जर्नी लेना, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी है कि आप स्ट्रॉन्ग मन से परमात्मा को जानने की इच्छा से आप साधना कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिव इंट्रोस्पेक्शन में बहुत सा फर्क होता है। तो ये भी मेरे मन में आया कि मैं आपको समझा दूं कि ये एक्चुअल में है क्या। अब 12th में ये रेड क्यों हुआ? अब 12th किसी का भी जाने का घर, मृत्यु का घर है। 12th में आप कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते, शरीर आपका अब उतना कैपेबल, उतना सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं शरीर आपका कमजोर हो गया। और कमजोर शरीर में स्ट्रांग मन नहीं होता दर्शकों। कमजोर शरीर में कमजोर मन ही होगा। स्ट्रांग मन स्ट्रांग शरीर में ही रिसाइड करता है कि जैसा मन, बाकी आप खुद समझ लो। स्ट्रांग शरीर, स्ट्रांग मन। सो स्वस्थ शरीर की यहां पर, क्योंकि अब जाने का घर है, शरीर तो स्वस्थ हो नहीं सकता। दूसरी बात है, आप चाहे आप आईसीयू में, वो सन्यास आपका कंपल्सरी सन्यास हो गया, या आप काशी चले गए, दुनियादारी से हट के काशी चले गए, ये आपका सन्यास, मगर दोनों तरफ है तो कंपल्सरी सन्यास है। और यहां पर बैठ के आदमी सोचता है कि मैंने क्या किया, क्या पाया, क्या नहीं पा पाया। यहां पर दर्शकों यही बात होती। सो मन कमजोर है और मन उन्हीं चीजों को टटोलता है कि जो हम नहीं कर पाए एक जीवन में। दूसरी बात, शारीरिक बीमारियां हैं। अब शरीर सक्षम नहीं है बीमारियों से लड़ने में। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ लोग, जो लोग आईसीयू में हैं, वो डॉक्टर्स को कहते हैं जी हमें ऐसे इंजेक्शन दे दो ताकि हमें आराम से हम विदा हो। और जो लोग ऋषि हैं या ऋषि लेवल के लोग हैं, वो यहां पर कहते हैं कि शरीर तो अब जा रहा है, अब स्वस्थ मन की बात समझिए। वो स्वस्थ मन से अपनी आंखें बंद नहीं करते। वो डॉक्टर को नहीं कहते कि जी हमें मेडिसिन दे दो, हमें इंजेक्शन दे दो, हम सो जाएं ताकि सोते सोते निकल जाएं। अब वो कहते हैं कि अब तो हमने आंखें खोलनी है, जीवन में तो आंखें बंद रह सकती हैं, हम सोए सोए कर्म कर सकते हैं, मगर यहां पर हम आंखें खोलेंगे। आंखें खोल के मृत्यु को होते हुए, घटित होते हुए देखेंगे। और ये जो साक्षी भाव है दर्शकों, ये मन के हिसाब से, अब यहां पर बीमारी के हिसाब से वो रेड लग रहा था, मगर ऋषियों को यहीं से, अब आप देखिए जितने भी इस तरह के लोग निकले, चाहे किसी को जहर दिया गया, चाहे किसी को फांसी दी गई, चाहे कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमारियों से, कैंसर से, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग कैंसर से गए, ये पेनफुल डेथ्स हैं। किसी को फांसी पे लटकाया गया, पेनफुल डेथ है। किसी को जहर दिया गया, पेनफुल डेथ है। मगर अब पेनफुल डेथ, तो दर्शकों क्या होगा, रेड होगा। वहां पर मन को संभालना आसान नहीं होता। ऋषि लेवल के लोग, बुद्ध, तभी मेरे को बुद्ध यहां पर बहुत पसंद है कि बुद्ध का मतलब ही ये है कि वहां पर बोध घटित हो गया। आपने खुली आंखों से उस पेन के होते हुए, आपने उस मृत्यु को होते हुए देख लिया, और आपने वो नॉलेज प्राप्त कर ली जो नॉलेज लेने के लिए आप इस दुनिया में आए। मगर नॉर्मल दुनियादारी के इंसान की अगर बात करें, तो यहां पर तो दर्शकों अच्छा कुछ भी नहीं। शरीर कैपेबिलिटी में नहीं है, सक्षम नहीं है, शरीर कमजोर है, मन कमजोर है, तो हमारे मन में नेगेटिविटी भर जाती। तो इसलिए यहां पर
ये रेड दिया। अब दर्शकों थोड़ा सा ऑरेंज को आप समझ लो। मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन का सबसे बड़ा दुश्मन है विचार, थॉट प्रोसेस। और जब थॉट प्रोसेस आपका बढ़ता है, आप देखिए नेगेटिविटी आपके अंदर आ, और जब थॉट प्रोसेस नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमारा मन शांत है। जो लोग साधना करते हैं वो किसको पकड़ते हैं, किसको संभालते हैं, किसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं दर्शकों? वो सिर्फ मन को ही तो पकड़ते हैं। मन को ही तो कंट्रोल करने का नाम साधना है। यानी कि मन बाहरी दुनिया की तरफ भी ना भागे और मन नेगेटिविटी एब्सॉर्ब भी ना करे। तो बट अब थर्ड हाउस में ये ऑरेंज क्यों गया? दर्शकों ये मरकरी, बुद्धि का भाव है। अब थर्ड हाउस में बुद्धि मैच्योर तो होती नहीं, ये तो अभी सीखने का भाव है, पराक्रम का भाव है, नॉलेज लेने का भाव है। छोटा बच्चा अभी 2 जमा 2 4 सीख रहा है। विचार तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और विचारों के साथ जब हम जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं नहीं अचीव होती, तो दर्शकों आर्द्रा भी तो यहीं आएगा। आर्द्रा का गुस्सा। अब साथ में आर्द्रा किसका नक्षत्र है? राहु का ही तो नक्षत्र है। भगवान शिव का तांडव है। भगवान शिव का वो रौद्र रूप आपको दिखाई देता है। तो यहां पर ऑरेंज आएगा, ग्रीन नहीं आ सकता। हम कितना विचार अपने दिमाग के अंदर डालते हैं, कितने बाहर के विचारों को हम आने देते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि मरकरी का स्वभाव है एब्जॉर्ब करना। मरकरी को हम तभी तो ट्रेडर प्लेनेट कहते हैं। मरकरी किसी भी भाव में जहां बैठेगा वो उस एनर्जी को सक करेगा। सक करने का मतलब क्या है? मरकरी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मरकरी ने एब्जॉर्ब किया बाहर की दुनिया के विचारों को, भगवान शिव ने एब्जॉर्ब किया कि भाई ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी क्यों रोहिणी के ऊपर मोहित हो गए हैं? अपनी बेटी के ऊपर क्यों मोहित हो गए हैं? अब वो विचार, अब आप देखिए मन है वहां। अब मन ने उस विचार को लिया। पहले तो बुद्धि, आपका दिमाग उस विचारों को लेता है, और वहां से आपका मन उन्हीं विचारों को पकड़ लेता है। अब इस चीज को दर्शकों आप थोड़ा सा डीपली समझ लीजिए। अब ये कौन सा कनेक्शन है मन और बुद्धि का? दर्शकों चंद्रमा और मरकरी का रिलेशन, चंद्रमा का ही तो बेटा मरकरी है। सो जो चीज मरकरी लेगा, तो चंद्रमा तो उसका डीएनए हुआ, उसके जेनेटिक्स हुए। वो तो चंद्रमा मतलब उसका नॉर्मल, अगर हम बात करें तो बुद्धि के अंदर जेनेटिक्स तो चंद्रमा के ही हैं। सो चंद्रमा और मन यहां पर एक दूसरे का सेम डायरेक्शन, सेम लीनिएज लेते हुए दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। जो इन्फ्लुएंस बाहर से आपको मिलता है वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आता, आपके थॉट प्रोसेस सीपीयू में नहीं आता, ये आपके मन के अंदर भी चला जाता है। और जैसे ही मन के अंदर जाता है वो पॉजिटिव नेगेटिव घटना शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी अब कैसे चलती है दर्शकों, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके वो शिव जी के रौद्र रूप का एक्सप्रेशन देते हैं, हाईएस्ट एंगर, हाईएस्ट फ्रस्ट्रेशन। और कुछ लोग, जो लोग एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। सो यहां पर आप देखिए स्पेशली आर्द्रा, आर्द्रा होने से, राहु होने से चंद्रमा ऑरेंज हो गया। ये ऑरेंज का मतलब क्या है? यहां पर डिफिकल्टी जोन आ गया। अब फोर्थ में भी ये डिफिकल्टी जोन है। वो दर्शकों क्यों? क्योंकि यहां पर आप याद करिए कि फोर्थ हाउस में आखिरी नक्षत्र जो गंडांत का नक्षत्र भी है, अश्लेषा, मरकरी का। अब मरकरी ने अगर पीछे से आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जेनेटिक्स में नेगेटिव्स आए, और आपने इस जीवन में नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लिया, तो वो आपके मन के अंदर पॉइजन बना देगा। ये श्लेषा का पॉइजन होगा, और साथ में ये गंडांत होगा दर्शक। और गंडांत को ओवरकम करना
आसान नहीं होता क्योंकि यहां पर एनर्जी आपकी ब्लॉक हो जाती। सो यहां पर एफर्ट ज्यादा लगती। सो इसी वजह से दर्शकों मैंने फोर्थ में ग्रीन और ऑरेंज दोनों रखे। अब सिक्स्थ में ऑरेंज क्यों रखा? अब सिक्स आप देखिए, बुद्धि तो यहाँ हाईएस्ट लेवल की होगी, मैच्योर बुद्धि होगी, कन्या राशि की बुद्धि, ये तो बहुत स्ट्रांग होगी। मगर यहाँ पर चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र भी है और सिक्स्थ हाउस को हम कौन सा हाउस मानते हैं? डिफिकल्ट हाउस है। 6 8 12 आपके 3 डिफिकल्ट हाउसेस हैं। सो वो जो आपको कंपटीशन के थ्रू, आपको रोग ऋण शत्रु के थ्रू जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, साथ में हस्त नक्षत्र दर्शकों चंद्रमा का ही है और छठा भाव या कन्या राशि ये मरकरी की है। यहां पर फिर वो ही मरकरी मून कॉम्बिनेशन बना और साथ में रोग ऋण शत्रु और वो कंपटीशन बने। सो इन्फ्लुएंसेस यहां पर नेगेटिव आते हैं। साथ ही में सिक्स हाउस आपके ट्वेल्थ हाउस से ऑस्पेक्टेड भी तो है। अगर ट्वेल्थ में कुछ नेगेटिविटी पड़ी है तो उसकी दृष्टि सिक्स पे भी आ रही है। सो सिक्स मेच्योर बुद्धि के होने के बावजूद भी नेगेटिव हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, डिफिकल्ट हाउस हो जाएगा। अब दर्शकों ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब थोड़ी सी चीजें आप और समझ लीजिए। अब आप देखिए कि हम चंद्रमा को कैसे समझें कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से भाव में कैसे फल दे सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, देखो सेकंड हाउस कैन बी टर्म्ड एज ए गुड हाउस चंद्रमा के रिलेशन में अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि यहां पर सब कुछ पॉजिटिव है। शुक्र देवता अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। शुक्र देवता की पॉजिटिविटी होने की वजह से यहां पर आपको पॉजिटिविटी मिल गई। साथ में ये भाव ठीक है क्योंकि सेकंड हाउस या टॉरस राशि अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें, यहां पर शुरू में रिजल्ट्स नहीं होते मगर लेटर ऑन रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि वैसे भी तो शुक्र क्योंकि देवता है और शुक्र का देने का या जो उनकी विजडम है या जो उनके उपदेश है, जो इनकी एडवाइस है, वो तो साधना की ही है। सो कोई भी इंसान स्टार्टिंग में गलती कर सकता है मगर जैसे ही शुक्राचार्य से एडवाइस मिली वो साधना की तरफ जाएगा और जो भी आदमी साधना की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब थर्ड हाउस मैंने आपको पहले समझाया कि ऑरेंज है, डिफिकल्ट। अब यहां पर कहीं अगर राहु मून कॉम्बिनेशन बन गई, एक तो आर्द्रा, दूसरा इमेच्योर बुद्धि, तीसरा कहीं राहु यहीं पर आ भी गया, किसी जातक में चार्ट में राहु यहां हो सकता है और किसी का चंद्रमा यहां पर आर्द्रा नक्षत्र में हो सकता है। ये दर्शकों वही कॉम्बिनेशंस हैं। तो वो डिफिकल्ट हाउस आपके लिए हो जाएगा, आपकी डिफिकल्टीज को इंक्रीज करेगा, आपका प्रॉब्लमेटिक हाउस हो जाएगा। और वैसे भी थर्ड हाउस ये उपचय भाव भी तो है। आप ज्योतिष के जो बेसिक सिद्धांत हैं दर्शकों उसको मत भूला करो। अगर आप उसको याद रखोगे तो आपको फलादेश निकालने में हमेशा आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ हाउस में देख लेते हैं। फोर्थ हाउस में बहुत दर्शकों मुश्किल स्थिति आ जाती है जब कहीं पे केतु मून कॉम्बिनेशन बन जाए। अब केतु मून कॉम्बिनेशन यहां पर बहुत ज्यादा आदमी को जकड़ लेती है, ब्लॉक कर देती है ये एनर्जी। क्योंकि केतु जो भी है आपका पास्ट है। आप पास्ट से जो भी पीछे से लेकर आए, पॉजिटिव भी ला सकते हो, नेगेटिव भी ला सकते हो। पॉजिटिव तो हम कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा हो गया। मगर नेगेटिव यहां पर दर्शकों आपको पकड़ लेगा, ब्लॉक कर देगा। क्योंकि केतु का झंडा जहां गड़ गया वो तो फिर गड़ गया। आप अपने घर के साथ फिक्स हो गए। घर की चीजों से आप कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं ले पाओगे। अब ब्लॉक हो गई आपकी एनर्जी और साथ में गंडांत है, अश्लेषा है।
मगर यहां पर जैसे ही दर्शकों, अगर किसी को यहां पे राहु मिल जाता है, देखो केतु आपको यहां ब्लॉक करेगा, आपकी एनर्जीज को पकड़ लेगा, आपका निकलना मुश्किल कर देगा। मगर अगर राहु आ गया, वॉटरी साइन है, वॉटरी साइन होने की वजह से चंद्रमा का बेसिक प्रभाव वहां पर है, चंद्रमा का अपना घर है, और कहीं पे राहु आ जाए या राहु का नक्षत्र यहां आ जाए, राहु अब आपका फ्यूचर है। राहु आपको फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी की तरफ ले जा सकता है, मगर राहु रिबेलियस एनर्जी भी है। तो दर्शकों, वो जातक विद्रोह कर देंगे कि अब हम घर में नहीं रहने वाले, अब हम घर को छोड़ के चले। भगवान बुद्ध विद्रोह कर देंगे कि अब नहीं मैं घर में रहने वाला। आप मेरे को राजा बना के मुझे पकड़ना चाहते हो, मेरी शादी करवा के मुझे पकड़ना चाहते हो, मैं नहीं रुकने वाला हूं। ये राहु का विद्रोह है। दर्शकों, राहु के विद्रोह को आप फोर्थ हाउस से देख सकते हो, मगर विद्रोह में भी एक बात तो कंफर्म है, आसान लाइफ तो नहीं है। जब भी दर्शकों रिबेलियस एक्टिविटी आएगी, कोई आसान बात तो ये है नहीं। लाइफ की डिफिकल्टीज, भगवान बुद्ध बनने के लिए आप देखिए एक्सट्रीम लेवल की डिफिकल्टीज उन्होंने मतलब यानी के लिए एक्सट्रीम, शरीर को भी मन को भी। मगर एक बात कंफर्म है, राहु है तो उतनी बुरी स्थिति यहां पर नहीं है। हाँ, गंडांत की वजह से कुछ टाइम के लिए आप ब्लॉक हो सकते हो, बट अगेन यहां पर अगर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ जाए, कहीं पे शनि जुपिटर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यहां पर आ जाए, तो वो दर्शकों अच्छा हो जाता है। अब आ जाते हैं आप छठे भाव में, चलिए। छठा भाव दर्शकों डिफिकल्ट तो है, ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, मगर डिफिकल्ट तो है, क्योंकि अब यहां पर हस्त नक्षत्र के फॉर्म में चंद्रमा की प्रेजेंस है। चाहे ये वॉटरी साइन नहीं है, मगर चंद्रमा की प्रेजेंस तो है। और चंद्रमा की प्रेजेंस, अब हम ये इसको मानते हैं कि ये, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को हम केतु के को लॉर्डशिप में मानते हैं, अगर ट्वेल्थ में केतु को लॉर्ड है, तो सिक्स में क्या होगा, तो यहां पर राहु को लॉर्ड हो जाएगा। अब आप देखिए, हस्त और राहु, ये राहु मून कॉम्बिनेशन बना देते हैं, मगर यहीं पर एक मजेदार खेल भी हो जाता है। अगर यहां केतु आ जाए, सपोज करिए, तो क्या होगा। आप कहोगे कि आदमी जेनेटिक डिजीजेस लेकर पैदा होगा, कह सकते हो, क्योंकि ये रोग का घर है, केतु आपका पास्ट है, तो जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं यहां पर, मगर क्योंकि अब ये राहु के को लॉर्डशिप का हाउस हो जाता है, बाई प्रॉक्सी, सीधा नहीं, बाई प्रॉक्सी, तो उससे क्या होगा, वो राहु केतु जब भी इकट्ठे होंगे किसी भी भाव में, वो एनर्जी कंप्लीशन हो जाती है। अब ये कंप्लीशन एनर्जी, हम इसको मानते हैं ये इक्विलिब्रियम आ गया, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस हो जाता है दर्शकों। तो यहां पर जेनेटिक्स में पीछे से कुछ आया भी हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस आएगा, कोई ऋषि मुनि सन्यासी, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई आपको मिरेकुलस मतलब यानी कि ड्रग मिल जाएगी और वो आपकी बीमारी को ठीक कर देगी। बट अब यहीं पर एक बट भी है दर्शकों, और वो बट क्या है, कि अगर केतु स्ट्रांग हो गया यहां, अब केतु अगर यहां पर स्ट्रांग हो गया, तो दर्शकों एक बात आप याद रखिए, क्योंकि ट्वेल्थ से वो केतु के कॉर्ड को लॉर्डशिप की वजह से ये हाउस ट्वेल्थ से ऑस्पेक्टेड भी है, ट्वेल्थ की दृष्टि है इसके ऊपर। अगर ट्वेल्थ में कहीं बड़ी नेगेटिविटी पड़ी हो, तो यहां पर समस्या आ सकती है। और कुछ लोगों को यहां पर राहु मून बनने से, चाहे वो राहु हस्त नक्षत्र में आ जाए, हस्त नक्षत्र के अंदर राहु आ जाए, ये कॉम्बिनेशंस होती हैं दर्शकों, ये कभी भी बन सकती है, किसी भी भाव में बन सकती है। अब किसी की वर्गो राशि फोर्थ हाउस में चली जाए, चंद्रमा के घरों में चली जाए, ये कॉम्बिनेशन बनती है। अगर राहु मून कॉम्बिनेशन दर्शकों यहां पर बनती है, तो एक बात तो निश्चित है कि वो जातक फियर साइकोसिस तो लेगा।
बीमारियां चाहे उसके अंदर ना हो, छोटी छोटी बीमारियों को वो सोच सोच के बड़ा बना ले, क्योंकि राहु का काम है एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना, बढ़ा देना। क्योंकि मरकरी बुद्धि आपकी मैच्योर है, आपके अंदर नॉलेज है, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर फीडेड है कि भाई अगर गला खराब हुआ तो ये कोविड हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है कोविड हो, मगर अगर वो कॉम्बिनेशन है तो वो जातक हमेशा यही सोचेगा मुझे कोविड हो गया। थोड़ी सी बात होगी, कोई साइन सिम्टम आएगा, उसे लगेगा मुझे कैंसर हो गया। अब देखो, छोटे छोटे साइन सिम्टम्स को ये लोग फियर साइकोसिस से बड़ा बना लेते हैं, बड़ी डिजीजेस अपने बॉडी के थॉट प्रोसेस में भेज देते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ, स्ट्रांग है बात और इंफॉर्मेटिव भी। हम जो बोलते हैं, हम जो यानी कि अपने दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस बनाते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र उन सभी चीजों को सुनता है। और जितनी नेगेटिविटी की बातें हम बोलेंगे, जितनी नेगेटिविटी के विचार हम सोचेंगे, आज्ञा चक्र के अंदर वो फीडिंग होगी। और जैसे ही आज्ञा चक्र उनको सुनेगा, वो आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, उससे आपके शरीर के अंदर नेगेटिव हॉर्मोन्स जाएंगे। और वो नेगेटिव हॉर्मोन्स आपके शरीर के अंदर एक विशियस साइकिल बना देंगे, जिससे आप उस नेगेटिविटी से निकल ही नहीं पाओगे। ये दर्शकों बहुत स्ट्रांग है यहां पर बात। अब चलते हैं रेड जोन में। रेड जोन दर्शकों समझना बहुत जरूरी है। रेड जोन में अब आप देखिए, ज्येष्ठा है, बुद्धि आपकी, आपको लग रहा है कि भाई अब हम बड़े हो गए, बड़ी बुद्धि हो गई, अब हमें कुछ नहीं सीखना, जो कुछ सीख सकते थे सीख लिया। और एट्थ, सिक्स का थर्ड हाउस है, यानी कि सिक्स में जो डिफिकल्टीज आई, जो नेगेटिविटीज हमारे लाइफ में हमने फेस की, उनसे भी तो हमने सीखा। तो उन नेगेटिव से सीखने के बाद वो जो नॉलेज इंसान के अंदर आती है, वो इंसान को ज्येष्ठ बना देती है। इंसान को ये लगता है कि अब मैं हर तरह की डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकता हूं। ये कहीं ना कहीं एनर्जी दर्शकों यहां पर रुक जाती है, ये नेगेटिव पार्ट है। इसी वजह से अष्टम डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे ही इस तरह की डिफिकल्टी आती है, डॉक्टर सो कहते रहे पेशेंट को कि भाई साहब, आप इस तरह सोचो, आप इस तरह का खाना खाओ, आप इस तरह की मेडिसिन लो, इस तरह का लाइफस्टाइल रखो, वो कहेगा आपको क्या समझ, मेरे को सब कुछ मालूम है कि इस बीमारी को कैसे ठीक करना है। तो किसी की बात नहीं सुनेगा, एनर्जी ब्लॉक हो गई। अब ये एनर्जी ब्लॉक होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि एट्थ भी तो आपके केतु का कोलॉर्डशिप है। यहां पर केतु, हम मान सकते हैं कि केतु एग्जॉल्ट कर रहा है, यानी जो पास्ट से आपके डीएनए में, आपके जेनेटिक्स में उस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, हार्डलाइनर एनर्जी, लॉक्ड एनर्जी अगर पड़ी है, तो आप किसी की बात कैसे सुन पाओगे? नहीं सुनते लोग। हमारे जैसे डॉक्टर्स जितना मर्जी पेशेंट को समझा ले, फिर जितना मर्जी जोर लगा लें, बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजी का मतलब टूल भी इस्तेमाल कर लें, वो आदमी कहेगा आपको क्या समझ, मेरे को समझ ज्यादा है, मुझे आपसे मालूम, मुझे पूरी बात का पता है कि कैसे होना है। तो आप ऐसे आदमी के साथ क्या कर सकते हो? और वो आदमी अपने थॉट प्रोसेस की वजह से सुइसाइडल टेंडेंसीज की तरफ चल पड़ा। यहां पर एनर्जी, दर्शकों यही प्रॉब्लम्स होती है। बाहर से देखने में लगता है ज्येष्ठा ठीक है, अच्छा नक्षत्र है, और ज्येष्ठा से पहले अनुराधा, अनुराधा भी तो डिवोशन का है। अब यहां पर देखो, एक होती है पॉजिटिव डिवोशन, भगवान बुद्ध कहें कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे साधना करनी है, ये है पॉजिटिव डिवोशन। मगर एक साधक भगवान बुद्ध को देखकर खाना पीना छोड़कर जिद करके बैठ जाता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा पीऊंगा, मैं जब तक परमात्मा मुझे मिल ना जाए। अब आप बताइए, वो कैसी साधना हुई? आपका शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप फूड नहीं ले रहे, आप जिद कर रहे हो, आप सिर्फ 100% सिर्फ साधना के पीछे लगे हो, ऐसे साधना नहीं हो सकती। अब ये एट्थ हाउस इन्हीं मामलों में जिद्दी भी हो जाता है। और शनि की जिद तो आपको मालूम है कि शनि जिद्दी प्लेनेट है।
सो समटाइम्स बाहर से देखने में जो चीज पॉजिटिव लगती है, वो जब हम उसके अंदर जाते हैं, वहां पर नेगेटिविटी भी तो होती है, क्योंकि प्रकाश अंधकार का दूसरा रूप ही तो है। तो प्रकाश के अंदर अंधकार होता है, बाहर से देखने में दिखाई देगा कि पॉजिटिव अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, बट लग गया। सो दर्शकों, यहां पर ये रेड ट्रैफिक का सिग्नल आपको मिलता रहेगा। अब आ जाइए आप दूसरे रेड ट्रैफिक सिग्नल पे, रेड ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा, अभी एट्थ में अभी आप देख लीजिए, यहां पर कहीं पे केतु आ गया, कहीं पे मरकरी आ गया और नेगेटिव मरकरी आ गया, या नेगेटिव चंद्रमा आ गया। अब आप समझ लीजिए, ये आपके लिए वार्निंग सिग्नल बन गया। इसी तरीके से यहां पर मैंने कोई कलर नहीं दिखाया, मगर यहां पर राहु मून मरकरी लिख दिया। दर्शकों, किसी के भी भाग्य में, किसी के भी डेस्टिनी हाउस में, किसी की भी, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका एक्चुअल में पास्ट से आप पीछे से क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, उसका हाउस है। अगर आपके भाग्य में राहु मून कॉम्बिनेशन पड़ा है, राहु मून मरकरी कॉम्बिनेशन पड़ा है, केतु मून पड़ा है, केतु मून मरकरी कॉम्बिनेशन पड़ा है, तो आप उस तरह के थॉट प्रोसेस को लेकर पैदा हुए हो, तो आपको तो उसके साथ ही चलना है। और कहीं पे नाइन्थ हाउस में राशि, कहीं जो चीजें पीछे मैं आपको समझा रहा हूं, दर्शकों, आज की वीडियो थोड़ी डिफिकल्ट वीडियो है, आपको बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार समझना पड़ेगा चीजों को, फिर आप चीजों को निकाल पाओगे। क्योंकि ज्योतिष बाहर से देखने में बहुत सिंपल है, मगर उसको समझना और टोटल नॉलेज को इकट्ठी करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती होती है। और नाइन्थ एट्थ का गेन हाउस भी है, इसको मत भूलना, क्योंकि वो चीज भी तो आपके सामने ही आएगी। अब दर्शकों, आखिरी रेड हाउस को आप समझ लो। रेड हाउस मैंने आपको समझा दिया था कि रेड एनर्जी क्यों है, वाटरी साइन है, जाने का भाव है, जाने के भाव में नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, नेचुरल, कोई खास बात नहीं है, सब में आ सकती है। क्योंकि भाई अब जाने का टाइम आ गया, जाने के टाइम हम कहते हैं कि भाई ज्ञान चक्षु तो जागृत हो गए, मगर क्या वो एक्चुअल में ज्ञान चक्षु होते हैं? क्या हम डर रहे हैं? क्या वो फियर साइकोसिस हमें पकड़े बैठा है? क्या हम वो केंद्रुम योग का जो डीपेस्ट आइसोलेशन है, कहीं हम उसके शिकार तो नहीं हो गए? कहीं हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं चल पड़े? और यहाँ पर दर्शकों, क्योंकि ये केतु के कोलॉर्डशिप का हाउस है, अगर यहाँ पर केतु आ गया, केतु के साथ कहीं चंद्रमा का इकट्ठा हो गया, ये तो डिफिकल्टी आ गई। मगर अब यहीं पर राहु आ जाए, तो दर्शकों, राहु केतु वही इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल कर देगा, उस एनर्जी को बैलेंस कर देगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर राहु मून हो जाए, तो आप फ्यूचरिस्टिक एंगल के साथ सोच सकते हो, आप अगले जन्म की उन संभावनाओं को समझ सकते हो कि अगले जन्म में हमारे साथ ये हो सकता है, क्योंकि राहु आपका फ्यूचर है। तो आप, हो सकता है कि उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकल, क्योंकि राहु के पास कैपेबिलिटी है आपको अमृत देने की। सो वो जो अमृत का सब्जेक्ट है, तो राहु का है, और राहु यहां पर आपको अमृत प्रदान कर सकता है। अब दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा के साथ पॉजिटिव नेगेटिव होने की संभावनाओं को बताया, यह भी समझा दिया आपको कि चंद्रमा नेगेटिव है। अब यहां पर दर्शकों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और वो एग्जाम्पल आपके लिए मीनिंगफुल हो। चंद्रमा क्या है दर्शकों? चंद्रमा वाटर है। पानी को हम, मतलब पानी को हम मिरर के साथ भी तो लेते हैं, और मिरर को हम क्या कहते हैं? हमेशा जब भी मिरर आपके घर में आता है, तो आप उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, हैंडल विद केयर। ये बहुत फ्रेजाइल चीज है, इजीली टूट सकती है, और फ्रेजाइल चीजों को हमेशा बाहर प्रिकॉशन डाल के भेजा जाता है कि हैंडल विद केयर। चंद्रमा दर्शकों आपका वो ही हैंडल विद केयर है। और इसको आप बेटर कैसे करते हो? आप दर्शकों, नॉर्मल शीशा लेते हो, आसानी से क्रैक होता है, आप हाथ मार दो टूट जाएगा, पत्थर मार दो टूट जाएगा, ज्यादा गर्मी हो टूट जाएगा, ज्यादा साउंड हो जाए, म्यूजिक ज्यादा हो जाए, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। बट अब आप उसके साथ क्या करते हो? उसको हार्डनिंग करते हो,
यानी कि टफन्ड ग्लास। सो दर्शकों, आप अपने उस हैंडल विद केयर चंद्रमा को कैसे टफन कर सकते हो, ये दर्शकों मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, जो इसी की एक्सटेंशन होगी। आज की वीडियो में हमने सारी नेगेटिव पॉजिटिव संभावनाओं को समझा है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने चंद्रमा को, अपने वीक मन को कैसे टफन कर सकते हैं। और जैसे टफन कर सकेंगे तो मैं अलग-अलग भावों में आपको समझाऊंगा कि उसका फल आप कैसे ले पाओ। सो दर्शकों, जो एक रिक्वेस्ट हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी करूंगा। दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा नहीं, आप सबका चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाइए, इस ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को घर घर तक पहुंचाइए। ये साइंटिफिक नॉलेज है दर्शकों, यहाँ पर कोई भी बात विदाउट लॉजिक नहीं होती। सो ऋषियों के थॉट प्रोसेस को लॉजिकली समझने के लिए एस्ट्रो इंटेलिजेंस के इन वीडियोस को घर घर तक पहुंचाइए, ताकि एक अच्छा ज्ञान लोगों को मिल पाए। सो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिले। और जो दर्शक अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत